Okay, so the next thing that we are going to learn is project procurement management processes. As you have discussed in the previous part of this lecture, that we have discussed about project procurement, we have discussed about importance of project procurement, and now we are going to and then outsourcing, and now we are going to discuss about the process. The very first thing that you are going to learn about this process is procurement planning. How to make planning for this procurement process. This is basically determining what to procure and when. अब कब प्रोक्योर करना है, कहाँ से प्रोक्योर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये प्लान होंगी प्रोक्योरमेंट प्लानिंग के अंदर। मैंने आपको ऑलरेडी ये बात क्लियर की है कि प्रोक्योरमेंट जो है वो दो तरह से की जा सकती है, इट कैन बी ईदर परचेज और इट कैन बी ईदर आउटसोर्स। अभी तक की मेरी इस डिस्कशन से मे बी यू आर गेटिंग द ऑप्शन और यू आर गेटिंग द पॉइंट दैट आउटसोर्सिंग इज बेटर देन परचेज, but it's not the situation every time. The situation can be changed also. बिकॉज अगर आपको ये लग रहा है कि आउटसोर्सिंग ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए की जा रही है, तो मे बी वो परचेज के पैसों से भी ऊपर चली जाए, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज़ प्रॉफिट मार्जिन लाइन से या प्रॉफिटेबल वो नहीं रहेगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ को प्रॉपर प्लान करना होता है कि प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है, कब करनी है और कब ज़रूरत है किस तरह की प्रोक्योरमेंट की। So you should have to make the things clear, or you should have to consider the things. दूसरी चीज आ जाती है सॉलिसिटेशन प्लानिंग। सॉलिसिटेशन बेसिकली क्या होती है कि आपने अपने डिफरेंट बिडर्स को रेडी करना होता है अपने इस प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर के लिए। तो दिस इज डॉक्यूमेंटिंग प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सोर्सेज। आपने पहले ये देख लेना है कि आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, उसके बाद अब आपने देख लेना है कि उसके लिए आपके पास सोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं जहाँ से प्रोक्योर किया जा सकता है। सो आपने सॉलिसिटेट कर लेना है, डॉक्यूमेंट कर लेना है, अपने पास सारे के सारे चॉइसेस जो हैं वो आपने स्टेट कर लेने हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। पॉइंट नंबर 3, सॉलिसिटेशन। आप प्लानिंग कर लिया तो अब आप सॉलिसिटेट करेंगे। ऑब्टेनिंग कोटेशंस, बिड्स, ऑफर्स और प्रपोजल्स एज अप्रोप्रिएट। जब आपने प्लानिंग कर ली है, डॉक्यूमेंट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया पोटेंशियल सोर्सेज को, तो अब आप उनसे उनके कोट्स लेना स्टार्ट करेंगे। कोटेशंस क्या होती हैं? दिस इज बेसिकली द रिस्पॉन्स ऑफ एनी प्रोडक्ट और प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी मार्केट में आई हुई चीज़ का जो एक रिप्लाई करती है आपकी आपकी जो क्लाइंट साइड है, उसको हम बोलते हैं कोटेशंस। तो कोटेशंस जो हैं वो आप ले सकते हैं, बिड्स ले रिसीव कर सकते हैं आप, ऑफर्स रिसीव कर सकते हैं आप, प्रपोजल्स रिसीव कर सकते हैं आप। तो प्रपोजल इज ऑल्सो द काइंड ऑफ कोटेशन, लेकिन प्रपोजल बेसिकली होता है कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए प्रपोजल्स दिए जाते हैं। तो इसी तरह से आपकी अगर कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, उसका अगर आपने रिप्लाई लेना है अपने क्लाइंट साइड से, तो फिर आप उसके लिए कोटेशंस लिखते हैं। तो सॉलिसिटेशन प्लानिंग हो गई, उसके बाद सॉलिसिटेशन हो गई। अगली चीज होती है सोर्स सिलेक्शन। अब जब आपने सॉलिसिटेट कर लिया, इसका मतलब है कि आपके पास चॉइसेस आ गई, और अब अगर आपके पास चॉइसेस आ गई हैं तो फिर अब आपने उन चॉइसेस में से सिलेक्ट भी तो करना है कि आपको इनमें से कौन सी चॉइस जो है वो आपको चाहिए। तो सोर्स सिलेक्शन इज चूजिंग फ्रॉम अमंग पोटेंशियल वेंडर्स। आपके पास जितने वेंडर्स के प्रपोजल्स आए हैं, बिड्स आए हैं, ऑफर्स आई हैं, कोटेशंस आए हैं, जो whatever you have received from your vendor side, you have to choose one, you have to elect one, and you have to choose it wisely. इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। दिस इज मैनेजिंग द रिलेशनशिप विद द वेंडर। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने वेंडर के साथ जो प्रॉपर लिंक है, ये जो प्रॉपर आपकी कोऑर्डिनेशन है वो आपने डेवलप नहीं किया। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समहाउ द अदर आपके काम में भी कोई ना कोई लैग रह जाएगा। तो यू शुड हैव टू मैनेज द रिलेशनशिप बिटवीन योर वेंडर एंड यू, योर ऑर्गेनाइजेशन। द लास्ट प्रोसेस पार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज आउट। जब सारी चीज़ें डन हो जाएंगी तो फिर आप फाइनली क्या करेंगे, अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सो कंप्लीशन एंड सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली क्लोज आउट ऑफ योर प्रोजेक्ट। सो ये आपके पास ऑलमोस्ट जो है ये 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि आपके प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो हम इन सारे स्टेप्स को डिटेल से अब पढ़ेंगे बारी बारी। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस एंड की आउटपुट्स। अभी आपने पूरा प्रोसेस देखा और आपने देखा कि ये 6 स्टेजेस पर जो है कंसिस्ट करता है।
तो सबसे पहला आपके पास प्रोक्योरमेंट प्लानिंग जो है वो आएगा, उसका जो आउटपुट आपके पास आएगा वो क्या आएगा, मेक और बाय डिसीजन। आपने प्रोक्योरमेंट प्लानिंग करनी है तो आपने इस चीज़ के लिए डिसाइड करना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बोला भी था कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको करना क्या है। आपने अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है या आपने परचेजिंग करनी है। आपने अगर इन दोनों में से कुछ भी करना है तो कब करना है। तो बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर आके आपका ये वाला डिसीजन जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। इधर आप मेक करना चाहते हैं, इधर आप बाय करना चाहते हैं, और ये आपने कब कर लेना है, प्लानिंग के टाइम पर ये चीज़ जो है ये आपकी हो जानी चाहिए। अगली चीज़ जो है आपके पास वो है सॉलिसिटेशन प्लानिंग की। यहाँ पर अब आपने क्या करना होता है सॉलिसिटेशन प्लानिंग के अंदर, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि सॉलिसिटेशन प्लानिंग क्या है। आपने बेसिकली सॉलिसिटेशन करनी है और उस सॉलिसिटेशन के लिए आपने करनी है प्लानिंग। आपने इस प्लानिंग के अंदर क्या क्या कुछ जो है वो कर लेना होता है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स देख लेनी होती हैं और पोटेंशियल सोर्सेज जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लेने होते हैं। आपके पास इस सॉलिसिटेशन प्लानिंग के अंदर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इशू रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आप यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को ओपन कर देंगे, आप अपनी बिड्स ओपन कर देंगे, आप अपने कोटेशंस ओपन कर देंगे, आप प्रपोजल्स को रिसीव करने वाली साइट पे आने की कोशिश करेंगे। इसके बाद होती है आपकी सॉलिसिटेशन, और सॉलिसिटेशन के अंदर जो यहाँ पर आपने इशू किया होता है वही चीज़ें अब आप यहाँ पर रिसीव करने लग जाते हैं। क्योंकि अब आपने यहाँ पर क्या किया था, आपने यहाँ पर बिड्स ओपन कर दी थी, आपने यहाँ पर प्रपोजल्स ओपन कर दिए थे, आपने यहाँ पर कोटेशंस ओपन कर दी थी, तो वो चीज़ें अब आप यहाँ पर रिसीव करने लगते हैं। अगली चीज़ जो अब आपके पास आती है दैट इज़ योर पॉइंट नंबर 4। इसके अंदर वो आपसे कहता है सोर्स सिलेक्शन। मतलब पॉइंट नंबर 1 के ऊपर आपने प्लान किया, पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपने कहा कि अच्छा जी सॉलिसिटेट कर लेते हैं, सॉलिसिटेशन को भी प्लान कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आपने सॉलिसिटेशन कर ली, पॉइंट नंबर 4 पे अब आपने क्या करना है, जो सॉलिसिटेट किया है उसकी सिलेक्शन करनी है। तो अवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट आपने देना है आप दे दें, मतलब आप फाइनली सिलेक्ट कर लें अपनी मर्जी का वेंडर। पॉइंट नंबर 5 पे अब आपके पास क्या आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि आपने पढ़ा कि दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर वेंडर। सो दिस इज कंप्लीट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब आपका जो पूरा काम आपने किया है, पूरा जो टेन्योर आपने गुजारा है, वो सारा का सारा आपका कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सम अप हो जाता है। और आखिरी जो आपके पास प्रोसेस की स्टेज रह जाती है वो है कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट। तो फॉर्मली क्लोज कॉन्ट्रैक्ट, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर किया था सोर्स सिलेक्शन के टाइम पे, वो अब आप इस पॉइंट पे आके फॉर्मली क्लोज कर देंगे। तो ये आपके पास 6 स्टेजेस के अंदर प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट जो है वो डन हो जाएगी। आगे उन्होंने अब आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक एक करके समझाने की कोशिश की है। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास है वो है प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। जैसा कि आपको ऑलरेडी भी बताया जा चुका है, अब यहाँ पर भी डिटेल किया जाएगा कि आपने प्रोक्योरमेंट कैसी करनी है, कब करनी है, ये प्लानिंग है। So procurement planning involves identifying which project needs can be best met by using products or services outside the organization. आपने ये देखना है कि कौन सी आपकी ऐसी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर आप प्रोजेक्ट्स को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के रिसोर्सेज के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश करें या फुलफिल करने की कोशिश करें, तो आपने वो वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको सोर्सेज की ज़रूरत बाहर से पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। इट इंक्लूड्स डिसाइडेड वेदर टू प्रोक्योर, आपको कब प्रोक्योर करना है, हाउ टू प्रोक्योर, कैसे प्रोक्योर करना है, क्या प्रोक्योर करना है, कितना प्रोक्योर करना है और कब प्रोक्योर करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके प्रोक्योरमेंट प्लानिंग का पार्ट बन जाती हैं। एज यू ऑल नो, हर एक प्रोसीजर को करने से पहले उसकी प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो प्लानिंग के अंदर ये कुछ 4-5 स्टेप्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी प्लानिंग का को ये अहमियत, मतलब इनकी इम्पोर्टेंस है। अब प्रोक्योरमेंट करने से क्या चीज़ें हैं जो बेहतर हो जाती हैं। Several organizations, such as the Boots Company PLC in England, outsource their IT services to save money compared with running the system themselves. अब वो कह रहा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है इंग्लैंड की कुछ इदारों की, जिन्होंने आईटी सर्विसेज को आउटसोर्स किया
और उस आउटसोर्स करने से क्या हुआ कि उन्होंने जब देखा कि उनके जो सिस्टम्स वो खुद चलाते थे या जो सर्विसेज वो खुद चलाते थे या जो सोर्सेज वो खुद यूज़ करते थे, उनको अगर उन्होंने आउटसोर्स किया तो वो चीज़ें जो है वो उनके पैसों के बचत हुई, उनका बेनिफिट हुआ उस चीज़ से, उनको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिला। Carefully planning procurement can also save millions of dollars, as the US Air Force did by using a flexible pricing strategy for a large office automation project. अब एक ऑटोमेशन प्रोजेक्ट था एयरफोर्स का, उन्होंने क्या किया, उसके लिए प्राइसिंग स्ट्रेटजी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा, लेकिन केयरफुली ऑब्जर्व किया सारी चीज़ों को, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनको प्रोक्योर करना फ़ायदा मंद रहा। तो प्रोक्योरमेंट अगर बेहतर तरीके से की जाए, अच्छी प्लान करके की जाए, तो आपके लिए ये फ्रूटफुल हो सकती है। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। अब इसके टूल्स या टेक्निक्स क्या है, तरीके क्या हैं प्रोक्योर करने के। मेक और बाय एनालिसिस सबसे पहली चीज़ है। Determining whether a particular product or service should be made or performed inside the organization or purchased from someone else often involves financial analysis. सबसे पहले आपको यहाँ पर ये डिसाइड कर लेना है कि आपने अपनी जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विसेज हैं उसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बना के इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या आप उसको खरीद के करना चाह रहे हैं। और इस सारी की सारी चीज़ों के अंदर जो आपने ध्यान में रखनी है वो आपने फाइनेंशियल एनालिसिस को ध्यान में रखना है। Experts, both internal and external, can provide valuable inputs in procurement decisions. आपको दोनों तरह के एक्सपर्ट्स, मतलब एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अपने एक्सपर्ट्स हैं या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको एक फ्रूटफुल राय दे सकते हैं, एक बेहतर फैसला करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू डिसाइड whether to make or whether to buy.